Hello there. Elections with One India is your one-stop destination for all the election-related news. Trust me, 2024 general elections are here, and very soon the country would be voting en masse to choose the next ruling dispensation. आज हमने जिस तरह से देखा, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई तरह के सवाल दागे मोदी सरकार पर। कहा कि उनके पैसे रोक दिए गए हैं, उनकी फंडिंग रोक दी गई है, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और इसकी वजह से उन्हें ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं। किसने सोचा होगा कुलदीप कि जब एक ऐसी पार्टी जो कि कई सालों तक सत्ता में रही है, उसके बाद जो अभी परिदृश्य नज़र आ रहा है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस अगर ये कह रही है कहीं एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति तो नहीं है? देखिए, समस्या भी ये पुरानी है, पार्टी भी पुरानी है, लेकिन ये जो स्थिति बनी है वो अभी ताज़ा है जी। पार्टी 125 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसके अलावा जो ये प्रकरण है जिस पर नोटिस आया है, ये करीब 31 साल पुराना है। मोतीलाल बोरा और केशवनाथ त्रिपाठी के ज़माने के उस दौर में जब ये लोग बियरर हुआ करते थे, उस दौरान की कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी फाइलिंग में, कुछ मामले थे, उसको लेकर के अब जाकर के नोटिस किया गया है। उस नोटिस के बिहाफ पर अब खाते फ्रीज किए गए। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी स्थिति तो ये है कि हमें लेवल फील्ड चाहिए, बिल्कुल बराबरी का जो मुकाबला करना है। हम अपने नेता को कहीं दौरे पर नहीं भेज सकते, लिफलेट पंपलेट यहाँ तक कि पोस्टर बैनर तक नहीं छपवा सकते। हमारी स्थिति इतनी है, तो वो जो डिमांड है वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा, मतलब कि एक तरफ तो बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रही है, हम अपने विज्ञापन तक नहीं दे पा रहे, हम अपनी बात जो है मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया है कि मतलब जो कम्युनिकेशन क्राइसिस है कांग्रेस के पास वो आ गया है। क्योंकि एक बड़ा अमाउंट करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट है जो बैंक में पड़ा हुआ था, उसको फ्रीज कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि जितना अमाउंट, जितनी हमारे ऊपर फाइन लगनी चाहिए थी, वो करीब 100 कुछ % के आसपास लगा दी गई है हमारे ऊपर, जबकि फाइन बहुत कम होता है। अगर फाइन, मतलब वो अभी ये भी कह रहे हैं कि बातचीत से अगर कुछ कमी है तो हम उसको सुलझाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे जो ये मामले हैं, ये नोटिसेज हैं उन मुद्दों को लेकर के जब जो 31 साल पुराने। आज किस बात पर ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 31 साल पुराने किसी मामले को लेकर के नोटिस दिया जाए, उसके बाद खाते फ्रीज कर दिए जाए, वो भी तब जब सिर पर इलेक्शन हो, इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुकी हो, डेट्स आ चुकी हो, चुनाव में पार्टी को जाना हो, जब लोगों के इधर उधर भेजना हो, दौरे करने हो, रैलियां करनी हो। उस हालात में अगर ये स्थिति बन जाती है कि हमारे सामने पंपलेट छपवाने के ना हो पैसे, तो हम क्या करें? काफी सीमित हो जाते हैं रिसोर्सेज। डेफिनेटली Ansh Pandey is here with us, my colleague from One India. And Ansh, you know, there is a saying that everything is fair in love and war. This time around, it looks like everything is fair in love, war and politics. So, if you look at the timing of the situation, as Kuldeep mentions, that it's an old case. Some are saying that the BJP is digging up the old grave, bringing it back to the spotlight, and then charging this Congress party almost 100% fine, which means the total amount that they have. How do you see it? You are a young voter. Do you believe that come what may, obviously the Congress would contest the elections? Is it going to have an impact on the overall positioning? Well, definitely. See, Pankaj, Congress is going to fight election. As Ajay Maken had stated in the press conference, someone had asked him at the time of the conference कि क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं आप लोग कोई boycott करेंगे elections का? So he stated, no, we are going to fight the elections, but although how are they going to fight the election, ये उन लोगों ने नहीं बताया, because definitely they are stating कि उन लोगों का फंड पूरा सीज हो गया है, अभी वो लोग निकाल नहीं सकते हैं, बैंक अकाउंट्स have been frozen. I would like to quote 2-3 statements of Rahul Gandhi of this press conference right now. उन्होंने जो सबसे पहला statement बोला, why is the election commission, ED and all the institutions, like they are working under the pressure of the central government. EC and ED. ED. अच्छा. He stated both. Okay. उन्होंने कहा कि सारे जो institutions हैं वो अभी सेंटर के अंदर जो हैं प्रेशर में काम कर रहे हैं, while they're not speaking anything about it. Second चीज़ जो उन्होंने बोला कि the situation as of now ये है कि हम लोग हमारे candidates को we can't feel, अगर वो फील्ड भी हम करना चाह रहे हैं, so we don't have enough money to take them out, we have don't enough money to start a campaign for them, we have don't enough to promote them. ये उन्होंने बोला. So and in the line, in the end he stated, situation is like almost like ऐसी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुनाव भी कैसे लड़ेंगे इस सिचुएशन में. We don't have a playing field. Level playing field. Yeah, level playing field हमारा नहीं है. डेफिनेटली जैसा कुलदीप जी भी कह रहे थे कि 30 इयर्स पुराना एक केस अभी लाए गए हैं. मैं लीगैलिटी वाले एस्पेक्ट में नहीं जाता हूं, बट आई लाइक टू टॉक अबाउट अ लिटिल द नरेटिव एस्पेक्ट है. कांग्रेस
डेफिनेटली एक तरफ वो कह रही है कि वील डू दिस, वील डू दैट, हम लोग हमारा मैनिफेस्टो में वील डू न्याय, ये वो। लेकिन जब आप उसकी बात करते हैं नैरेटिव सेटिंग की, सो इन द नैरेटिव सेटिंग कांग्रेस अभी ही इट्स पिचिंग टू द वोटर्स कि वी आर ऑलरेडी वेरी टारगेटेड, हम लोग के पास इतनी पावर नहीं है कि हाउ विल वी फाइट द इलेक्शंस, एंड डेफिनेटली ये चीज़ जो है ये वोटर्स को दिखेगी, सिंपैथी वोट लेने की, सिंपैथी वोट की कोशिश है। बट इसका रिवर्स इम्पैक्ट भी पड़ सकता है सामने बिल्कुल, से। बिल्कुल। ये भी पड़ सकता है कि ये तो अभी से सामने से कह रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइट द इलेक्शंस और व्हाट्स द बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अंश, यू आर राइट कुलदीप, यहाँ पर अंश ने जो बात कही कि एक चुनावी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव के लिए जा रही है और वो प्रॉमिस कर रही है कि हम युवाओं को या महिलाओं को 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये देंगे, तो इससे एक रिवर्स इम्पैक्ट ये पड़ जाता है कि भाई कैसे दोगे जब आपके पास चुनाव लड़ने के पैसे ही नहीं है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट व्हेन दे कम टू पावर देन ऑब्वियसली द कॉफर्स आर ओपन फॉर देम। बट यहाँ सोनिया गांधी, उनको हम बहुत कम देखते हैं, वो मीडिया से बहुत कम मुखातिब होती हैं, जब भी कहती हैं बड़ा नबातुल्ला कहती हैं। आज उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, सिस्टमेटिक टारगेटिंग की, इस पर आपका क्या विचार है, कैसे देखते हैं? चुनाव से पहले जिस तरह से अभी हाल में ही पिछले हफ्ते ही चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो आया, उसके बाद कांग्रेस हमलावर होने की लगातार कोशिश कर रही है, और मुझे लगती है कि इसी उसमें एक ये नई प्रैक्टिस है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अजय माकन, सब लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता, सभी लोग जानते हैं, और चुनावी कैंपेन से भी, जबकि वो चुनाव भी लड़ने से इनकार कर चुकी हैं, ऐसे हालात में अगर वो उठ करके आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया के सामने आती हैं, तो इसको मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा सिंपैथी भी लेना चाहती है, वो ये दिखाना चाहती है कि किस तरह से इस एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह, चाहे वो आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई तो उतना नहीं एक्टिव दिखती है, लेकिन यही पर्याप्त है। तो वो ये कह रही थी कि हमारे जो जितने संसाधन हैं, जितनी जो आपने बताया कि सिस्टमैटिक, चारों तरफ से जो घेर करके जो चक्रव्यूह है, वो भी एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरा सिस्टम है भारत का, वो सारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी टारगेट किया जा रहा है इंडिया को, कांग्रेस को। तो ये उनका ये कहना है कि हमको तो न सिर्फ हमारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, हमारे ऊपर एक तरह से कहिए तो आर्थिक बम्बार्ड किया जा रहा है, इसके अलावा नेताओं को खींचा जा रहा है, हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है, अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कहने के लिए, एक इम्पैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे रोज कांग्रेस की कुछ ना कुछ नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन आज कवरेज भी उसको मिला, पूरी चीज़ें मिली, क्योंकि सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल थे, हालांकि उनके पास मुद्दा एक ही था, यही सिस्टमैटिक टारगेटिंग। तो सिस्टम की जो बात थी वो यही थी कि ईडी और आईटी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसी को लेकर के उन्होंने टारगेट किया, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अब कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर भी ये लोग जाएं, बिल्कुल, और आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, माफ़ी चाहूँगा कुलदीप, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, चाहे वो बात है फैक्ट चेकिंग यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश की थी पीआईबी के अंतर्गत, उसको रोका गया है फिलहाल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार फैक्ट चेक नहीं करेगी, साफ शब्दों में कहा है। दूसरा है कि जो मीडिया में, खास करके अखबारों में, अगर आप देखेंगे आजकल के अखबारों में अगर आप पलटिए, तो पहले जो 2-3 पन्ने होते हैं उस पर आपको दिखेगा कि इनवेरेबली आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही प्रचार नज़र आते हैं। हालांकि ये मीडिया हाउसेस के लिए तो चलिए चांदी है, उनको उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर भी ऑब्जर्वेशन शायद दिया है, ये कहते हुए कि इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से अगर प्रचार कर रही है और दूसरी उसी के शिकायत कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी तवज्जो देने की बात है। अंश, वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो। ऑब्वियसली यू नो द die has been cast, the dates have been announced. How easy or difficult do you find it for Congress as of now, which is facing two flack from two sides? First, its internal system is a bit shaken with the monetary part, and also what Kuldeep was mentioning, people leaving, top leaders also leaving the Congress. Secondly, इलेक्ट्रेट की जहाँ तक बात है, वोटर्स की जहाँ तक बात है, उनमें कांग्रेस की छवि, आप लोग जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या बात होती है? Well, thanks for asking this question. This was actually a very important question, I believe. When I was talking about the narrative point, if अगर आप अभी भी जाके you talk to 3-4 voters who are going to vote, they'll simply say कि what's in the Congress party. So Congress, they don't even want right now कि Congress party की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते. Rahul Gandhi himself stated in the that press conference अच्छा,
कि they have only and only 20% of the voters right now who are going to vote for them. अच्छा. Rest of them, they are not even sure that are they going to vote for them or not. Second point is this कि you talked about कि Congress is surrounded on both sides. Actually, in the first side, in internal strife, there is one more thing I would like to add today about the caste census which it is doing. बिल्कुल बिल्कुल. Okay. हाँ, हाँ. Anand Sharma, a very stalwart Congress leader, today Bilkul. he also wrote a letter and he stated that Congress is now diverging from the original ideology of the party and they are just dividing more and more. This is not what we were anticipated. He wrote a long letter out To of the party chief. yeah, to the party chief कि and उसमें उन्होंने पूरा criticize किया कि अच्छा. what are you exactly doing. So internal strife, definitely internal strife is not helping Congress party. Secondly, the financial thing, that is also not helping the Congress party. So if we talk about the both of the sides, which side is presenting what, on the NDA front right now, it's clearly stated that Prime Minister Modi and the allies are clearly working on ground. They're clearly pitching that we are going to do this, our third term is going to be a lot bigger. But on the Congress side, they are facing a lot and lots of strifes within Right. themselves. And so definitely it's also showing that the electorate, the voters are not possibly supportive of that stance right now. I don't know. But and possibly that is why they're trying to get a little sympathy this time around. बिल्कुल. चलिए, we'll have to wait and watch and see how does India vote. You never know. You know, the dance of democracy obviously at times plays in ways more than just one. And in this celebration of festive-like celebration, I would say, of elections in India, time and again, it has thrown lots of surprises. Whether it is the Congress or the India Alliance, which could be able to give a stiff challenge to the BJP, or would it be a cakewalk for the BJP this time around also to the third term of Prime Minister Narendra Modi? We'll bring you all the details here on One India. This show is called Elections with One India. Subscribe to One India channel and never miss an update.